हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो तीन बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु, सीज फायर। आखिर ये सीज फायर का डिसीजन क्यों लिया गया? भारत का ये कहना है, भारत की जो सरकार है उसका ये कहना है कि हमने अपनी शर्तों पे सीज फायर किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के कुछ और दावे हैं और पाकिस्तान कुछ और ही कह रहा है। तो इसको भी समझेंगे कि सीज फायर क्या है, क्यों किया गया, किस तरह की परिस्थितियाँ थी जिसमें कि सीज फायर का डिसीजन लिया गया। उसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत का जो कश्मीर पॉलिसी है, उसमें किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं इस सीज फायर के बाद। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है एक कैबिनेट नोट को जारी करके कि अब किसी भी तरह का आतंकवादी घटना होता है अगर इंडिया के अंदर में, तो उसमें उससे दो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली चीज़ कि ये आतंकवादी घटना पाकिस्तान प्रायोजित है, मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर है। और दूसरी बात, हम उसको एक एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, मतलब कि आप हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं और हम इसको एक युद्ध छेड़ने की परिस्थितियों की तरह ही हैंडल करेंगे। मतलब भारत का स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से 26/11 हुआ, जिस तरीके से भारत की संसद पे हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा, जिस तरीके से IC-814 जहाज जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उस जहाज को कांधार ले जाया गया, उसको हाईजैक किया गया और असुद मजहर जैसे आतंकवादियों को रिहा कराया गया। जिस तरीके से पुलवामा पे अटैक हुआ, जिस तरीके से पहलगाम पे अटैक हुआ, इन सभी चीज़ों को हम ये मान के चलेंगे कि एक्ट ऑफ वॉर है, आप हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से कारगिल के अंदर में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, कारगिल के अंदर में जो घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानियों के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सोल्जर्स को, उन्होंने आतंकवादी के लिबास में कपड़े पहना के उन्होंने भारत पे अटैक कराया था। इन सभी चीज़ों को एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। कल के प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरने वाला नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं सीज फायर पे। अभी देखिए, आप पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। भारत पे एक कायराना आतंकवादी हमला होता है। भारत बोलता है कि हम इसका जवाब देंगे। उसके बाद 7 मई के दरमियानी रात को, 7-8 मई के दरमियानी रात को भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे 24 एयर स्ट्राइक किया जाता है, जिसमें कि लगभग 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आती है, जिसको कि भारत सरकार बाद में स्पष्ट भी करती है। अब पाकिस्तान इससे बौखला गया। अब समझिए कि एक राष्ट्र जो कि आतंकवाद से पीड़ित है, उसने अपने यहाँ हुई आतंकवादी वारदात का बदला लेने के लिए अगर किसी आतंकवादी को मारता है, तो पाकिस्तान इतना आग बबूला हो जाता है कि उसने लगभग 500 ड्रोन से हमला किया भारत के अलग अलग 24 शहरों पे। खैर, भारत के पास S-400 सुरक्षा कवच था, एयर डिफेंस सिस्टम था और आकाश। S-400 निर्मित था रसिया की तरफ से और आकाश स्वदेशी था। हम लोगों ने खुद निर्मित किया था उसको, अपने DRDO के द्वारा उसको निर्मित किया गया था। और HAL ने भी उसमें अहम भूमिका निभाई थी उसके निर्माण में। तो इन दोनों ने मिलकर उनके 500 के 500 मिसाइल, जो कि भारत के 24 अलग अलग शहरों में टारगेट किए गए थे, बॉर्डर से करीब करीब 250 किलोमीटर दूर के शहरों को भी टारगेट किया गया था। एक भी मिसाइल को धरती पे नहीं आने दिया, भारत की धरती पे नहीं आने दिया उन नापाक मिसाइलों को। उसने सभी मिसाइलों को चुन चुन के हवा में ही खत्म कर दिया। अब इस बात को आप समझिए कि भारत हमला करता है आतंकवादी ठिकानों पे, जो कि बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक अटैक करता है, जिसमें कि लगभग 100 आतंकवादी मारे जाते हैं। रिटेलिएट करता है पाकिस्तान और उस हमला करने की कोशिश करता है भारत के 24 शहरों पे, भारत के सैन्य ठिकानों पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। जब पाकिस्तान के तरफ से भारत के सैन्य ठिकानों पे हमला होता है, तो भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेता है, भारत इसको रिटेलिएट करता है। जब भारत इसको रिटेलिएट करता है, तो उसके अलग अलग एयरबेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और कुछ बातें निकल कर ये भी आ रही है कि भारत के एक अटैक में, जो कि ब्रह्मोस के द्वारा किया गया था, वो जाकर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे गिर गया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वहाँ से रिसाव भी शुरू हो गया है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको याद होगा,
जिस दिन 5 बजे युद्ध विराम तो इसको नहीं बोलेंगे कि युद्ध था नहीं, संघर्ष विराम की घोषणा होती है, उसी दिन सुबह अराउंड 12-1 बजे की खबर ये आती है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कमिटी की बैठक करने जा रहा है। मतलब वो क्या करने वाला है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा भारत के ऊपर। हालांकि ये उसका एक गिदर भभकी था और हुआ कुछ और था। जब भारत ने रिटेलिएट किया तो हमारा एक ब्रह्मोस मिसाइल जाके उनके ऐसा मतलब मीडिया में बातें कही जा रही, हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, उसके एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाके गिरता है और जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रिसाव शुरू हो जाता है। यूरेनियम बहुत ही खतरनाक गैस होता है। चेरनोबिल जैसी घटनाएं आप लोगों ने सुनी और देखी होंगी। हॉटस्टार पे एक सीरीज भी है, बहुत ही कमाल की, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे घबराकर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को जब इस सारी सच्चाई का पता चलता है तो ऑब्वियस सी बात है, भारत झुकने को तैयार नहीं था। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है, हालांकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन उनको इतिहास की नॉलेज बिल्कुल शून्य है। एटलीस्ट राष्ट्रपति होने के नाते उनको एक इतिहास की इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो 1000 साल पुराना नहीं है। पाकिस्तान का जन्म ही 80 साल 78 साल पहले हुआ है, तो ये पूरा का पूरा उनके अकॉर्डिंग ये कैसे हो सकता है 1000 साल पहले जो उन्होंने कहा था। आप ये भी याद कीजिए कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने क्या कहा था, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा लेना देना नहीं, ये जो भी कुछ करे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पल्ला झाड़ दिया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और पूरा का पूरा अमेरिका एक्टिव हो गया? इसके पीछे की दो जो प्रमुख कंस्पिरेसी थियरी बताई जा रही है, हालांकि आगे चल के ये बात निकलेगी। पहली बात ये कि भारत ने कुछ ऐसा अटैक कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर जो उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल पैदा कर रहा था। मतलब कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता उसके बाद। अगर पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता तो जो पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है, उस लोकेशन का फायदा जो अमेरिका पिछले 78 वर्षों से उठाते आ रहा है। हालांकि उसके रक्षा मंत्री ने अपने एक इंटरव्यू और उसके जो उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिका के कहने पे आतंकवादियों को पाल रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। कितना मतलब मूर्खों का एक गिरोह है पाकिस्तान भाई तबे। तो अमेरिका को लगा कि अब स्ट्रेटजिक लोकेशन का क्या करेंगे हम, क्योंकि एक बनाना रिपब्लिक है ना पाकिस्तान, वहाँ पे चीज़ें कोई एक पावर सेंटर नहीं है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर सेंटर है। उनका जो सबसे जो लोकप्रिय नेता है उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है, इमरान खान को। सेना शहबाज शरीफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रही है। शहबाज शरीफ एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, उनको उनको पॉलिटिक्स की इतनी समझ नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स को समझ के लेकर मैं आपको एक बात कहूँगा कि उनको कभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने ट्विटर के बायो पे ये नहीं लिखा, एक्स के बायो पे उन्होंने ये नहीं लिखा है पीएम ऑफ पाकिस्तान। अभी तक वो सीएम ऑफ पंजाब प्रोविंस ही लिख रखा है उन्होंने। मतलब अभी भी वो उसी सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं, खुद को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। खैर, मरियम नवाज को बनना था, लेकिन पनामा पेपर लीक्स और बहुत सारे वजहों की बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से वो नहीं बन पाई। तो फाइनली जो नवाज शरीफ थे उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। खैर, तो ये दो परिस्थितियाँ थी। एक, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उत्पन्न हो रहा था, भारत झुकने को तैयार नहीं था। दूसरी परिस्थिति यह थी कि जिस तरीके से रसियन वेपन्स ने और इजरायली वेपन्स ने, जो ड्रोन थे हमारे पास, उन्होंने चाइनीज वेपन्स को नेस्तनाबूद कर दिया। ये चाइना और पूरे के पूरे वेस्टर्न जो वेपन्स के सबसे बड़े सप्लायर्स हैं, इनको एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रसिया फिर से डोमिनेंट फोर्स की तरह उभर कर सामने आएगा हथियारों के विक्रेता के तौर पे। क्योंकि अभी इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रसिया को दबा के रखे यूक्रेन वाले मुद्दे पे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। अभी आप देखिए कि संघर्ष विराम के एक दिन पहले ही आईएमएफ ने $1.5 बिलियन का लोन ऐड उसको पाकिस्तान को दे दिया था, भारत के बहुत लाख मना करने के बावजूद। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो चीज ऐसी है जिसको, दो चीजों की बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी का, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे। पहला, जिसको कि भारत को अब त्याग देने की जरूरत है, और दूसरा, जिसको कि भारत को और अच्छे तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, सबसे पहले हम बात करेंगे
गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। इंद्र कुमार गुजराल जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 97 से 98 के बीच, उनका एक डॉक्ट्रिन था, उसको और मजबूती से प्रमोट करने की जरूरत है और नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे इरेलेवेंट संगठन से भारत को बाहर आ जाना चाहिए। इसका कोई फायदा इंडिया को मिलता नहीं था। अगर ऐसा होता तो इतने सारे देश थे नैम के, किसी ने भी भारत को समर्थन नहीं दिया, बल्कि रसिया और इजराइल मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। तो इन दोनों डॉक्ट्रिन को हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत को यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए और एक में अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। क्या है गुजराल डॉक्ट्रिन? यूनिलैटरल गुडविल की बात करता है, इसी के साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी की बात करता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को छोड़ के सभी देशों के बारे में बोलता है कि हमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन देशों के साथ हमें अप्लाई करना चाहिए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। अभी देखिए हमारे जो संबंध है बांग्लादेश के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि हमें और बेहतर करने होंगे। मालदीव्स के साथ हमने संबंध बेहतर किए हैं, हालांकि बीच में खराब हो गया था, तो यहाँ तो हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। श्रीलंका, यहाँ भी टारगेट अचीव्ड है, मतलब कि संबंध खराब हो रहे थे एक स्तर पे, लेकिन अब हमने बहुत इसको सुधार लिया है। नेपाल, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नेपाल हमारा सबसे मतलब बहुत ही स्ट्रांगली इसने हमारा सपोर्ट किया था, तो हमने भी यहाँ टारगेट अचीव कर लिया। भूटान तो हमारा ऑल नेशन फ्रेंड है, ऑल मतलब कि ऑल वेदर फ्रेंड है, एवरग्रीन फ्रेंड। बांग्लादेश के साथ हमें अपने संबंध अच्छे करने होंगे। वहाँ के जो राजनीतिक टर्मोइल है उसमें भारत किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है, उसमें एक बार भारत को बांग्लादेश को लेकर एक अलग पॉलिसी के बारे में सोचना होगा। अब हम बात करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट की। देखिए बहुत ही बेकार सा संगठन, कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के अलावा यहाँ के सदस्य देश कुछ नहीं करते। 120 सदस्य देश हैं, लेकिन किसी सदस्य देश ने भारत को समर्थन नहीं किया इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में। इसको फाउंड किया गया था 1961 में, कोल्ड वॉर के एरा में स्टार्ट किया गया था। अब कोल्ड वॉर के एरा में क्यों इसको स्टार्ट किया गया था, इसको भी समझने की जरूरत है। पहली चीज कि भारत, दुनिया जब दो देशों में विभाजित, दो ग्रुप में विभाजित थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जिसको लीड कर रहा था यूएसए और सोशलिज्म जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। भारत ने डिसाइड किया और बहुत से ऐसे देश थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो इस ब्लॉक में होंगे, ना ही तो कम्युनिस्ट के ब्लॉक में होंगे, ना ही वो कैपिटलिस्ट के ब्लॉक में होंगे। वो रहेंगे तो नॉन अलाइन रहेंगे, अपना एक अलग फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। तो कोल्ड वॉर का वो समय था इसमें कि नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के तहत। इसके फाउंडर्स में नेहरू जी थे और टीटू थे, नसीर, सुकर्णो और नारामुख, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? सॉवरेनिटी की बात करना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सपोर्ट एंटी कॉलोनियलिज्म, डिसअरेंजमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता था। इसी के साथ साथ जो पंचशील का सिद्धांत है, जो कि गुजराल डॉक्ट्रिन में भी कही गई है, सिमिलर बात इस यहाँ भी बोला जा रहा है। इंडिया का रोल एक समय पे कोल्ड वॉर के समय में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी निर्णायक था और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव भी था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। कोल्ड वॉर को समाप्त हुए लगभग 35 साल हो गए हैं। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कैसे ब्रॉडर पिक्चर में हम पूरे देश का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में और इसी के साथ साथ और ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि भारत का फॉरेन पॉलिसी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।